तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज यूज करके सिस्टम में अपलोड कर सकता है और उसे रिजल्ट आ सकता है। तो चाइना से मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी। उस दिन मेरा अराउंड 360 yuan खर्च हुए थे, क्योंकि चाइना में इंग्लिश टीचिंग की जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट वर्किंग वीज़ा और हाउ टू गेट जी वीज़ा टू वर्क इन चाइना। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, इट डजेंट मैटर आप अभी पाकिस्तान में या चाइना में। मैं आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ और दोनों केसेस को कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप वर्किंग वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक अदद पासपोर्ट की। लेकिन जिस बात का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि जब भी आप अपने वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, लेट्स से अभी आप स्टूडेंट हैं और 2-3 महीने बाद ग्रेजुएट होने वाले हैं और आप प्लान कर रहे हैं मैं 2-3 महीने बाद जो है अपना वर्किंग वीज़ा का प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा, तो उस वक्त से लेकर अपकमिंग 6 मंथ्स तक आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, उस दौरान एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर होने वाला है तो आप उसे रिन्यू करवा लें। तो ये पहली रिक्वायरमेंट। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी एकेडमिक डिग्रीज। सो लेट्स से अगर आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं, अपने बैचलर्स या मास्टर्स वहाँ से किया है, तब आप अपने एम्प्लॉयर्स को जब आप अपने सारी एकेडमिक डिग्रीज भेजेंगे, उससे पहले आपको अपनी सारी एकेडमिक डिग्रीज जो है वो पाकिस्तान में चाइनीज़ एम्बेसी जो है और या कॉन्सुलेट है वहाँ से ट्रांसलेट करवा कर लीगलाइजेशन या टेस्टेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोविड के बाद ये फ़ायदा हुआ है कि अब जो ये सारा सिस्टम है एप्लीकेशन प्रोसीजर का वो ऑनलाइन हो चुका है। तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज़ यूज़ करके सिस्टम में अपलोड कर सकता है और उसे रिजल्ट आ सकता है। तो आप अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर लें। मोस्ट चांसेस है कि वो आपसे सॉफ्ट कॉपीज़ ही ले, लेकिन अगर वो आपको कहता है हार्ड कॉपी, तो आपको हार्ड कॉपीज़ यहाँ चाइना भेजनी पड़ेगी और उसके बाद जो है सारा प्रोसीजर आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप चाइना के किसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं जैसे मैं, और मैंने इसी तरह किया था, मैंने अपनी सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज़ जो हैं और हार्ड कॉपीज़ की फ़ोटो कॉपीज़ भी, क्योंकि मैं तो यहीं पर था और मैंने उन्हें दे दिया था और उन्होंने सॉफ्ट कॉपीज़ ही लेकिन सिस्टम में अपलोड की थी। लेकिन हो सकता है वो आपसे वेरिफिकेशन करने के लिए आपसे हार्ड कॉपीज़ भी लें। इसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट आती है वो आती है वर्किंग एक्सपीरियंस की। तो अगर आप चाइना में वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चाइना आपसे रिक्वायर करता है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है या मास्टर्स कंप्लीट किया है पाकिस्तान से, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी उसने प्रूव करना होगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी चेंज हुई है कि अगर आपने चाइना से मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। उस वक्त आपको ये कंडीशन जो है फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी एप्लीकेशन जो है वर्किंग एक्सपीरियंस के विदाउट ही कंप्लीट कर सकते हैं और आपको वर्किंग वीज़ा भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको ज़रूरत होती है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट की। तो जैसे अगर आप पाकिस्तान में या किसी और कंट्रीज़ में, तो आपको लास्ट के कुछ ईयर्स का आपको नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रूफ करवाना होता है। उसके लिए अगर आप पाकिस्तान में, तो आप जहाँ भी रहते हैं उस एरिया में आप अपने पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और वहाँ से इजीली बनवा सकते हैं। खैर इजीली तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप वहाँ से बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाइना में हैं, जैसे मैं लास्ट 4 ईयर्स से चाइना में हूँ, तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर एक एंट्री एग्जिट बैरियर बना हुआ है फॉरेनर्स का। मैंने वहाँ पर जाकर जो है अपना नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट बनवाया था और उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। तो अगर आपको देखनी है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और चाइना में नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट बनवाने के कोई चार्जेस नहीं है। मैंने अपॉइंटमेंट ली थी और मैं सुबह गया था और विद इन अ वीक उन्होंने मुझे बना कर दे दिया था। इसके अलावा आपको ज़रूरत होती है अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की। तो अगर आप पाकिस्तान में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है चाइनीज़ एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे प्रिंट करवाने के बाद आपको किसी वेल नोन हॉस्पिटल में जाना है और उस एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से ही आपको अपना सारा मेडिकल चेकअप करवाना है। तो अगर आप पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई होती है और हर चेकअप के लिए आपको दूसरी जगह पे जाना होता है। इस बिल्डिंग में आप ये वाला चेकअप करवा सकते हैं, फिर दूसरी बिल्डिंग में जाके दूसरा चेकअप करवाना होगा। तो आपको इस प्रोसीजर में आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान से चाइना आ रहा था बैचलर्स के लिए, तो इन प्रोसीजर्स की वजह से ही कितने सारे मेरे दोस्तों ने गिव अप भी कर दिया था। इसके अलावा अगर आप चाइना में हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको बता देगा आपको किस हॉस्पिटल में जाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। वो एक स्पेसिफाइड हॉस्पिटल होता है, उसे कहते हैं एंट्री एग्जिट हेल्थ इंस्पेक्शन सेंटर। वो बीजिंग में यहाँ पर 2 बने हुए हैं, तो मैंने भी वहीं से करवाया था और बहुत ही कन्वीनियंट होता है। और मैं वहाँ सुबह गया और वो स्पेशली जो है फॉरेनर्स के लिए ही बना हुआ है। वहाँ पर सारे फॉरेनर्स ही जाते हैं अपनी हेल्थ इंस्पेक्शन के लिए। तो अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ से करवाते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएंगे और उन्हें सब कुछ पता होता है कि आप हेल्थ इंस्पेक्शन ही करवाने आए, अपना मेडिकल चेकअप करवाने आए। वो आपसे इतने ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछते, वो आपका फॉर्म देखते हैं और आपका आधे घंटा, मुझे याद है मुझे उस दिन आधा घंटा लगा था और मेरे सारे चेकअप्स हो गए थे, क्योंकि एक ही फ्लोर पे सारे इंस्पेक्शन रूम बने हुए हैं और मैं एक के बाद एक दूसरे रूम में जाता गया
और आधे घंटे में मेरा सारा चेकअप हो गया था। तो उस दिन मेरा अराउंड 360 yuan खर्च हुए थे और उसमें 30 yuan मैंने उन्हें इसलिए दिए थे कि जब मेरा मेडिकल रिपोर्ट रेडी हो जाए तो वो मुझे मेल कर दें। तो काफ़ी कन्वीनियंट था। मैंने अपॉइंटमेंट ली, सुबह गया, मेडिकल चेकअप करवाया, 30 yuan एक्स्ट्रा दिए और उन्होंने मुझे मेल कर दिया। दूसरे दिन ही मुझे मिल गया था। उसके बाद जो है मैंने अपनी सॉफ्ट कॉपी जो है अपने एम्प्लॉयर को सेंड कर दी थी। इसके अलावा आपको ज़रूरत होती है सबसे इंपॉर्टेंट गारंटी लेटर की, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी कह सकते हैं। वो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। उस पर आपकी सारी सैलरीज और आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लिखा हुआ होता है, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में। उस पर आपको सिग्नेचर करना होता है और वो भी हो सकता है अगर आप पाकिस्तान में तो आपको वो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करें। उस पर सिग्नेचर करने के बाद आप उन्हें दोबारा सॉफ्ट कॉपीज़ भेज दें और ये सारी चीज़ें अप्रूव होने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको भेजता है वर्क परमिट नोटिस। अगर आप पाकिस्तान में और आप उस वर्क परमिट नोटिस को लेकर जाते हैं एम्बेसी में और अप्लाई करते हैं जी वीज़ा के लिए, और फिर जब आपको वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आप टिकट खरीदते हैं और फिर आते हैं चाइना। तो ये था डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने से लेकर चाइनीज़ वर्किंग वीज़ा लेकर चाइना आने तक का सफ़र। जब आप चाइना आ जाते हैं उसके बाद आपका एम्प्लॉयर, आपको HR जो है आपको वर्क परमिट इशू करते हैं और उसके बाद जो है आप जो है विदिन 30 डेज़ आप जो है एंट्री एग्जिट बैरियर जाकर अपना रेसिडेंस परमिट इशू करवा देते हैं, क्योंकि जो आप लेकर आते हैं अपने साथ वीज़ा वो 30 डेज़ का होता है। उसके बाद उस 30 डेज़ में आपको अपना रेसिडेंस परमिट इशू करवाना होता है। इसकी वीडियो में मैं बना चुका हूँ, वो वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। और ये सारे प्रोसीजर्स करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में, जो कि मुझे लगता है आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ फॉरेनर्स को ऐसा लगता है क्योंकि चाइना में इंग्लिश टीचिंग की जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें लगता है वो वर्किंग वीज़ा लेने के बाद इंग्लिश टीचिंग की जॉब कर लेंगे यहाँ पर। तो देखें, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश टीचिंग के वर्किंग वीज़ा के लिए आपका नेटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आपको टीचिंग के लिए वर्किंग वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर आप नेटिव नहीं है तो आपको इंग्लिश टीचिंग के लिए वर्किंग वीज़ा नहीं मिल सकता। सेकंड मिसकॉन्सेप्शन ये है कि मैं वर्किंग वीज़ा लेने के बाद अपनी मर्जी से कोई और जॉब कर लूँगा। तो देखें, ऐसा भी नहीं होता, ये टोटली इलीगल है। अगर चाइना कोई कंपनी आपको जो है वर्किंग वीज़ा देती है, फॉर सपोज कंपनी A आपको अकाउंटेंट की जॉब देती है, तो इवन आप कंपनी A में ही इलेक्ट्रिशियन की जॉब नहीं कर सकते। उन्होंने आपको अकाउंटेंट के लिए वीज़ा दिया है वर्किंग, तो आप अकाउंटेंट की ही जॉब करें, आप इलेक्ट्रिशियन की जॉब नहीं करें। और अगर इवन आप अपना इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं, फॉर सपोज कंपनी A ने वीज़ा दिया और आप कंपनी B में जाकर जॉब कर रहे हैं, तो वो भी टोटली इलीगल है। अगर आपकी कंपनी A को पता चला, वो आपका वीज़ा भी कैंसिल कर सकती है और उसके बाद आपको फ़ाइन पे करना होगा और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। और थर्ड ये है कि इन एनी केस अगर आपको कंपनी B, कोई दूसरी कंपनी आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती है, तो फिर जो है आप कंपनी A का वीज़ा कैंसिल करवाने के बाद कंपनी B का वीज़ा लेकर फिर आप उस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई गलतियाँ हों। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। जिस तरह मैंने वर्किंग वीज़ा के लिए सारे प्रोसीजर्स किए थे, वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।